हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमें स्टडी करना है इस टॉपिक में। अब देखिए, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मैंने कार्बन ले रखा है जिसका एटॉमिक मास क्या है 12। अब मैंने इस कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन को रिप्लेस किया है इसके आइसोटॉप कार्बन 13 से। तो जैसे ही मैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस करूंगा तो इसके रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझे इसको स्टडी करना है। अब देखिए, एज वी नो दैट कि जब हम कभी भी किसी भी एक एटम को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस करते हैं देयर विल बी द नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मेन ध्यान देने वाली बात है, इसी के ऊपर हमें आगे पूरे टॉपिक को कवर करना है। देयर इज ए नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब हम कभी भी किसी भी एक एटम को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस करते हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए, बेसिकली इसको शॉर्ट आउट कैसे करना है। मैंने कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस किया है, मींस मैं मास को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने क्या किया है, हैवी मास वाले आइसोटॉप से रिप्लेस किया तो मैंने मास को क्या किया, इंक्रीज। और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस वन इज अ म्यू आर स्क्वायर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एज इट इज है, रिड्यूस्ड मास दैट इज डिपेंड अपॉन द मास, मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने मास को इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी क्या होगा, इंक्रीज। एंड एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट v जो हमने कैलकुलेट किया था h/8 पाई स्क्वायर i इंटू c सेंटीमीटर इनवर्स, एंड i एंड b दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है रोटेशनल कांस्टेंट v क्या होगा, डिक्रीज। तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं जब हम कभी भी किसी भी एक आइसोटॉप को किसी भी एक कार्बन को हैवी मास के आइसोटॉप से अगर हम रिप्लेस करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट दैट विल गेट डिक्रीज, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखिए, अगर मेरे पास b की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अगर मैं एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल कैलकुलेट करना चाहूं तो हमने पता है फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, bj इंटू j प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर b की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज। और वैसे ही अगर मैं डेल्टा E की बात करूं दैट मींस 2b इंटू j प्लस 1, दिस वन इज द सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का सेपरेशन है। अगर b की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी लेवल्स और द सेपरेशन बिटवीन द टू रोटेशनल लेवल दैट विल आल्सो डिक्रीज। मींस अगर मैं किसी भी हैवी आइसोटॉप से रिप्लेस करता हूं किसी भी एटम को तो एनर्जी ऑफ रोटेशन लेवल भी डिक्रीज होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशनल लेवल दैट विल आल्सो डिक्रीज। इसको देखिए, अगर हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करके अगर डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। लेट अस अज्यूम दिस वन इज अ 12 कार्बन एंड दिस वन इज अ 13 कार्बन आइसोटॉप कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, इसके मैंने अलग अलग रोटेशन लेवल्स करेस्पॉन्डिंग टू द J is equal to 0, 1, 2, 3 एंड J is equal to 4 ये ड्रॉ किए मैंने। अब जैसा कि मैंने बोला आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन के साथ एनर्जी ऑफ रोटेशन लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज, एंड द डिफरेंस वो भी क्या होगा, डिक्रीज। अब देखिए, J is equal to 1, इसको मैंने हैवी आइसोटॉप से रिप्लेस किया है तो इसकी एनर्जी लिटिल बिट क्या होगी, डिक्रीज। इसकी थोड़ी और क्या होगी, डिक्रीज। देन रिजल्टेंट जो मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ओरिजिनल से कम आएगा मेरे पास। देन दिस वन इज स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन क्या है 12, और इस वाले में मैंने क्या किया है, हैवी आइसोटॉप से रिप्लेस किया है, दिस वन इज कार्बन 13। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर मुझे शो करना हो इस तरीके से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती है। अब देखिए,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर लगभग मान के चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में इन केस ऑफ रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली देखिए अभी हमने स्टडी किया है रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए मेरे पास यही सैंपल है, इसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट है बी, इसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट है बी प्राइम। अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है तो क्या आएगा बी ओवर बी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन आई प्राइम ओवर आई सॉरी इज इक्वल टू द आई प्राइम ओवर आई। देन इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा आई प्राइम ओवर आई के। और इसको अगर हमें फर्दर एक्सपेंड करना हो हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है म्यू आर स्क्वायर और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो क्या रहती है हमेशा सेम रहती है। तो इसको देखिए आगे फर्दर लिख सकते हैं आप म्यू प्राइम आर स्क्वायर एंड म्यू आर स्क्वायर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा बी ओवर बी प्राइम इज इक्वल टू आई प्राइम ओवर आई इज इक्वल टू म्यू प्राइम ओवर म्यू। हम इस तरीके से भी रोटेशनल कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम इसी फॉर्मूला से उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। हमारे पास एक सैंपल था HCl का जिसमें क्लोरीन का जो मास गिवन था वो क्या था 35। इसको क्लोरीन इसमें क्लोरीन को हमने इसके आइसोटॉप 37 से रिप्लेस किया था और इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट हमें गिवन था इसका सेंटीमीटर इनवर्स इन केस ऑफ HCl जिसमें क्लोरीन क्या है 35। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था इसके लिए रोटेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना था। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों के केस में फॉर्मूला क्या बनाएंगे बी ओवर बी प्राइम इज इक्वल टू म्यू प्राइम ओवर म्यू। फर्दर देखिए बी इट्स अ 105909 ओवर बी प्राइम। अब मुझे म्यू प्राइम निकालना है, मींस म्यू प्राइम इज द रिड्यूस्ड मास फॉर HCl, इसके लिए रिड्यूस्ड मास है। कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले मैं इसके लिए रिड्यूस्ड मास निकाल रहा हूं म्यू प्राइम m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 10 37 इंटू 1 ओवर 37 प्लस 1 दैट मीन्स 37 ओवर 38। वैसे अगर मुझे इसके लिए रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करना हो कैसे कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस्ड मास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, m1 है 1 m2 है 35 दैट मीन्स 35 इंटू 1 ओवर 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 35 अपॉन 36। बेसिकली इसके केस में देखिए यहां पे क्या पुट करेंगे आप म्यू प्राइम ओवर म्यू, म्यू प्राइम किसके लिए था इसके लिए और इसके लिए रिड्यूस्ड मास हमने क्या निकाला है 37 ओवर 38 और इसके लिए हमने क्या निकाला है 35 ओवर 36। इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर बी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए HCl के लिए। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेसिक फॉर्मूला जो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे लिए यूजफुल है दिस वन इज बी ओवर बी प्राइम इज इक्वल टू आई प्राइम ओवर आई इज इक्वल टू म्यू प्राइम ओवर म्यू। दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से क्वेश्चन बनता है हमारे पास। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी टॉपिक से अगर मैं बात करूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन थे। मेरे पास एक सैंपल था किसका कार्बन डाइऑक्साइड का जिसमें ये जो दोनों ऑक्सीजन है दीज आर ऑक्सीजन 16 और जनरली क्वेश्चन में बोला गया था दिस वन इज अ माइक्रोवेव इनएक्टिव। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है जिसमें दोनों ऑक्सीजन जो है वो किस क्या है ऑक्सीजन 16 से ले रखे मैंने, दोनों क्या है माइक्रोवेव इनएक्टिव। आपको क्वेश्चन दे रखा था अगर मैं किसी भी एक ऑक्सीजन को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दूं O18 से, अब बताइए ये वाला जो सैंपल है वो क्या होगा माइक्रोवेव एक्टिव होगा और इनएक्टिव होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर एग्जाम में। तो देखिए जैसा कि मुझे पता है आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन जब मैं कभी भी करता हूं देयर विल बी द नो चेंज इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब सबसे मेन बात क्या है माइक्रोवेव इनएक्टिव।
माइक्रोवेव एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को हम हमेशा किससे चेक करते हैं? डाइपोल मोमेंट के चेंज के साथ। और जैसा कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। देन ये क्या है? माइक्रोवेव इनएक्टिव। अब मैंने इसको अगर इसके आइसोटॉप से रिप्लेस किया है तो आइसोटॉप से रिप्लेस करने के बाद देयर विल बी द नो चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देयर विल बी द नो चेंज, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो ये क्या रहेगा? माइक्रोवेव इनएक्टिव। दैट मींस अगर मैं माइक्रोवेव एक्टिविटी या इनएक्टिविटी की अगर बात करता हूं तो दोनों के केस में अगर आप किसी को किसी भी आइसोटॉप से रिप्लेस कर दें, आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन के बाद रोटेशनल एक्टिविटी या माइक्रोवेव एक्टिविटी के ऊपर या इनएक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। This is overall about the effect of isotopic substitution on the rotational spectrum of a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, दिस वन इज अ नॉन रिजिड रोटेट, नॉन रिजिड रोटेटर बोल दीजिए, नॉन रिजिड रोटर। अब देखिए दोनों को कंपैरेटिवली लेके चल रहा हूं। एक है मेरे पास रिजिड रोटेटर और एक है मेरे पास नॉन रिजिड। दोनों में देखिए इसमें हमने एनर्जी ऑफ रोटेशन लेवल कैलकुलेट किया था बीजे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स से। इसमें जो एनर्जी आएगी नॉन रिजिड रोटेटर के केस में एनर्जी ऑफ रोटेशन लेवल दैट विल बी बीजे इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 की स्क्वायर। दिस वन इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस क्या है? ये एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया हुआ है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से बीजे इंटू जे प्लस 1 में से। अब देखिए इसमें सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें पता है। रोटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर हियर, दिस डी इज द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ये हमें क्या दे रखा है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। अब बेसिकली देखिए इसके केस में अगर मैं बात करूं किसी भी स्पेक्ट्रा की, हमने देखा था हर स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना था? 2b 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 एंड 2b। सभी के केस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी? 2b। बट इसके केस में देखिए कुछ न कुछ क्वांटिटी क्या हो रही है? रिजल्टेंट में से सब्ट्रैक्ट हो रही है। मींस जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा जनरल केस में अगर मैं बात करूं, देखिए दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर मैं बात करूं या एनर्जी लेवल्स की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास रिजिड रोटेटर के लिए ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस है, J इज इक्वल टू 0 1 और 1 2 और 3 के लिए। वैसे अगर मैं नॉन रिजिड के लिए बात करके चलूं, नॉन रिजिड रोटेटर के लिए, तो देखिए जैसे जैसे J की वैल्यू इंक्रीज होगी, इनिशियली मेरे पास J इज इक्वल टू क्या है? 0 के लिए ये वाला पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा? 0। रिजल्टेंट क्या आएगा? बीजे इंटू जे प्लस 1। इसमें भी क्या आ रहा है? बीजे इंटू जे प्लस 1। दोनों एनर्जी लेवल्स जो है ना वो इक्वली स्पेस्ड, दोनों की एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। अब मैं जे की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, 1 पुट करने पर इसमें से कुछ न कुछ ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन से करेस्पॉन्डिंग टू द J इज इक्वल टू 1। इसकी जो एनर्जी है वो रिजिड रोटेटर से थोड़ी कम आएगी। अब मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर देन 2 प्लस 1 का स्क्वायर, रिजल्टेंट ज्यादा क्वांटिटी क्या हो रही है? इस एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? इसकी कंपैरिजन में ज्यादा कम होगी। अब मैं 3 लेके चल रहा हूं, 3 की स्क्वायर देन 3 प्लस 1 की स्क्वायर, देन क्वांटिटी क्या होगी? और ज्यादा इंक्रीज होगी। देन अगर मुझे दोनों के एनर्जी लेवल्स को कंपेयर करना हो तो रिजल्ट के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है, बट नॉन रिजिड रोटेटर के केस में सेपरेशन बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या होता है? काफी कम होता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, डी, दिस वन इज अ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, दिस वन इज अ 4b³ ओवर ओमेगा। डायरेक्ट याद कर रहे हैं वाला फॉर्मूला, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कैपिटल D दैट विल इक्वल टू द 4b³ ओवर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस ओमेगा इज ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी।
ये क्या है हमारे पास, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू। अगर मुझे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का फर्दर फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, 1/2 पाई रूट के ओवर म्यू, इसका जो फॉर्मूला आता है वो हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। म्यू का पता है हमें क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, और के क्या होता है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट। दिस वन इज अ फोर्स कांस्टेंट। और जो ये के है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, के का फर्दर फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो जितने भी 2-3 फॉर्मूलाज किए हैं उसको मैं कलेक्टिवली डिफाइन कर रहा हूं। अगर आप रोटेशनल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये स्टडी किया है, ओवरऑल सम है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने नॉन रिजिड रोटेटर के लिए स्टडी किया है, एक ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 को इस क्वांटिटी में से सेपरेट करना है। आफ्टर दैट बी का जो फॉर्मूला आता है 4b क्यूब ओवर ओमेगा स्क्वायर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। एंड फाइनली ओमेगा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 पाई रूट की अपॉन म्यू, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट को हम फाइनली किससे कैलकुलेट करते हैं, के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू म्यू से कैलकुलेट करते हैं। एंड दीज आर द वेरियस फॉर्मूलाज जो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन और नॉन रेजिड रोटेटर से कोरिलेट करते हैं, और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक था। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।